Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम टू जेके एसएसबी अड्डा 614. आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे. अगर जो तैयारी नहीं कर रहा है तो उसको भी तैयारी करनी पड़ेगी, बिकॉज आप पुलिस की जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो. तो जो जॉब भी अपने आप में ही एक टफ़ जॉब है, तो तैयारी भी तो टफ़ होनी चाहिए ना. तो अगर तैयारी टफ होनी चाहिए तो आप सभी को सीरियस होना पड़ेगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है. अगर आप सबका सिलेबस नहीं हुआ है और आप सब अभी तक नोट्स ही पढ़े जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज जब तक आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी तैयारी का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है. तो ये जो पर्टिकुलर टाइम है इसमें आपको अपना शेड्यूल उस अकॉर्डिंगली बनाना है. हाफ टाइम आप रिवीजन करिए या जो भी पढ़िए, लेकिन हाफ टाइम आप डेली 4 आवर्स या 3 आवर्स जो है एमसीक्यू सॉल्व करिए. अगर आप 3 आवर्स में डेली के 200 एमसीक्यूज या 100 एमसीक्यूज भी कर रहे हो तो 20 दिनों में आप 2000 एमसीक्यूज कर लोगे, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी रहेगी और आपको एग्ज़ाम में डर भी नहीं लगेगा एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम. ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिसमें आपकी रिवीजन भी होने वाली है, प्लस आपको काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपके एग्ज़ाम के लिए आने वाले हैं. और जो अभी भी जो पैटर्न रहा है जेके एसएसबी का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है लेक्चर मैंने बनाया है. तो इस लेक्चर के बाद आपको समझ आएगा कि ये जो लेक्चर है इससे आपकी कितनी ज़्यादा रिवीजन में भी हेल्प होगी और आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी समझ में आएगा. ठीक है, तो इसीलिए क्लास को आपने ध्यान से पूरी लेक्चर को कंटिन्यू ख़त्म एंड तक आपको देखना है, जिससे आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए. और भी जो है जो भी चीज़ें मतलब आपको किस टॉपिक पे मुश्किल आ रही है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ताकि हम उस पर भी एमसीक्यूज लेके आएँ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय. जो प्रपोजल रखा गया था कि अभी जो है हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है, तो उसके लिए हमें एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने चुननी पड़ेगी. तो ये जो प्रपोजल किसने दिया था? ठीक है, कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी होगी, जिसके मेंबर्स जो हैं वो इंडियंस रहेंगे. तो ये प्रपोजल के ऑप्शंस हम देखेंगे. साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन प्लान, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्रिप्स मिशन प्लान. ठीक है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो स्टैफर्ड क्रिप्स था, ठीक है, इसने ये जो है क्रिप्स मिशन प्लान को लीड किया था इंडिया में, जो कि इंडिया में ट्रैवल करके आया था. ठीक है, और इसने जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको ये प्रपोजल दिया था. हालांकि ये जो मिशन था ये अनसक्सेसफुल रहा था, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस जो थे. जो इन्होंने बोला था कि हम आपको इमीडिएट इंडिपेंडेंस नहीं देंगे. ठीक है, इन्होंने बोला था हम आपको इंडिया को जो है डोमिनियन स्टेटस देंगे, यानी कि ये हमें फुली इंडिपेंडेंस देने के लिए मतलब अभी तैयार नहीं थे. लेकिन इन्होंने जो ये बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई जाएगी, जिसके द्वारा जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया जाएगा, तो ये क्रिप्स मिशन प्लान के अंडर था. ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बोला था कि जो भी यूनियन जो है इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो वो अपने अलग यूनियंस जो है वो बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया को ज्वाइन करे. तो यही मेन रीज़न रहे थे. माइनॉरिटीज़ वगैरह के जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, माइनॉरिटीज़ को भी जो है अलग से उनका वो दे रही प्रोटेक्शन. उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, जो महात्मा गांधी ने जो क्रिप्स मिशन था, इसको बोला था पोस्ट डेटेड चेक ऑन टॉटरिंग बैंक. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. पोस्ट डेटेड चेक ऑन टॉटरिंग बैंक, यानी कि जो बैंक का दिवालिया होने वाला है उसका चेक. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बाकी ये साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था? 1927 में. किस लिए आया था? जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था उसको एग्जामिन करने के लिए आया था। और इसके अलावा ये 7 मेंबर्स की कमेटी थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और उसके अलावा इसका मेन जो काम क्या था कि जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का उसको चेक करना, ठीक है। तो इस तरह से ये इंडियन स्टैचुरी कमीशन भी था। साइमन कमीशन को अब हम और क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैचुरी कमीशन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, इसी वजह से इसको बॉयकॉट किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा ये जो भेजा गया था इंडिया में, इंडिया का जो फ्यूचर है उसको डिसाइड करने के लिए, और उसमें कोई इंडियन नहीं था, तो इसी वजह से ये रिजेक्ट कर लिया था, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मैं इंपॉर्टेंट करा रही हूँ ना, ये हिस्ट्री भी आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो आप खुद देखिएगा कि आपके लिए ये जो है कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है लेक्चर। तो ये 1946 में आया था, और ये भी जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये फेल ही हुआ था। और इसकी वजह ये थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी, जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, वो मतलब ये जो कैबिनेट मिशन प्लान का आइडिया क्या था कि रिलीजन के बेसिस पे हमने जो भी प्रोविंस थे इंडिया के उनको ग्रुप करना, लेकिन ये हमारे कैबिनेट मिशन इसी वजह से फेल हुआ था क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके अगेंस्ट थी। और उसके बाद है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जितना भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है, उसमें जो 70% चीज़ें हैं वो कहाँ से आई हुई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले हमारा जो मेन यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ही हम बोल सकते हैं वो तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जितने भी लॉज रेगुलेशंस थे वो इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग फॉलो करते थे जो है ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। ये भी फेल हुआ था, और इसके अलावा क्रिप्स मिशन भी रिजेक्ट किया और फेल हो गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहला जो चेयरमैन इलेक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, जो कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए चुनी गई थी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर थे वो भी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। और इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनेक्ट कब हुआ था, फोर्स कब हुआ था, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलने वाली है। तो पहला जो चेयरमैन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ऑप्शन देखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो सबसे पहले इनको टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट थे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना उसके सबसे ओल्डेस्ट मेंबर कौन थे, हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद जो परमानेंट बना दिए गए थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन, तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बाद में इनको जो है हमारे परमानेंट चेयरमैन बना दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 25 पार्ट्स में, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। और इसके अलावा इसके 395 आर्टिकल्स। ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अभी की बात कर रही हूँ पहले मैं, अभी कितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 448 आर्टिकल्स हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी की मैं अगर बात करूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स एंड 448 आर्टिकल। लेकिन जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसके पार्ट कितने थे वो भी आपको पता होना चाहिए। 395 इसके तो आर्टिकल्स थे, अभी 448 है ना, तो उस टाइम पे कितने थे, 395 आर्टिकल्स थे। उसके अलावा 22 पार्ट्स थे और 8 इसमें क्या थे, शेड्यूल थे। तो अभी 22 से 25 हो गए हैं, शेड्यूल हो गया हमारे 12, आर्टिकल्स हो गया 448। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑप्शंस देखेंगे हम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन लीग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन आपके एंड में सही होंगे आपको मेरे को बताना है 21 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी को
एग्जामिन कर सकते हो, और जो जो वीक पॉइंट्स होंगे उनको आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था। और इसका आपको इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, अब तक जितने बार क्वेश्चन आया JKSSB का, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अडॉप्ट डेट ये क्या थी, अडॉप्टेड कब हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर, ठीक है, 1949। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, अडॉप्टेड डेट 26 नवंबर 1949। लेकिन यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, लेकिन उस टाइम पे ये इफेक्ट में नहीं लाया गया था, लागू नहीं हुआ था। इफेक्ट में कब आया था ये, 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इफेक्ट में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। और उस दिन से आज तक हम लोग बनाते हैं ना 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे, तो इस वजह से बनाते हैं। इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनफोर्स किया गया था, ठीक है। और अडॉप्ट कब हुआ था हमारा, 26 नवंबर 1949। ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो कॉन्करेंट लिस्ट है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी गई है। इसके ऑप्शंस हैं USA, चाइना, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, जिसमें हमारी जो स्टेट है और हमारी जो यूनियन है यानी कि सेंटर है, दोनों इस पे कानून बना सकते हैं, ये होती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है, ये जो फीचर है, कॉन्सेप्ट है, ये लिया गया है हमारा ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कोई ब्रीच करता है, कोई स्टेट या फिर कोई भी सिटीजन, तो आप किसके पास जाते हो, आप ये अपने आप को मतलब बताने के लिए कि हमारे साथ ये हुआ है और हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखेंगे हम सबसे पहले, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर के पास क्यों जाओगे आप, लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ मेकिंग। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, लॉ जो फोर्स करते हैं हमारे देश में, कानून को लगाते हैं, इन्फोर्स कराते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, आपकी रिप्रेजेंटेटिव होती हैं पीपल ऑफ इंडिया की। लेकिन अगर आप जुडिशरी की बात करें, जैसे कि हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारे इंडिया की, ठीक है, जिसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स, ठीक है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोकल कोर्ट्स, ये सब चीज़ें जो आपके जुडिशरी में आती है। तो आप कोर्ट में जाते हो अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इज प्रोवाइडेड। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है कि लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो ये इसके ऑप्शंस हम देखेंगे, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। तो ये हमें बताता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 में आता है। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 12 की, तो ये क्या डिफाइन करता है, जो हमारी स्टेट है ना, जो टर्म स्टेट है, इसे डिफाइन कौन करता है, आर्टिकल 12, ठीक है। तो ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, उसमें जो हमारा स्टेट है वो डिफाइन किसके द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 12। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। कितने कौन से में पार्ट में आता है, पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में 12 आर्टिकल में स्टेट के बारे में बताया गया है, इसकी टर्म के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 13। तो इसमें आपके वो सारे लॉज आते हैं जो आपके मतलब जो फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन में आते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो इनकंसिस्टेंट होते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो सब आर्टिकल 13 में आते हैं। तो नेक्स्ट आएगा हमारा आर्टिकल 15। तो इसमें आपका जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो मैं आपको बता दूं
किसी भी सिटीजन के साथ अगर उसके रिलीजन को देख के, रेस को देख के, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी को देख के अगर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये आता है हमारा आर्टिकल नंबर 15 में। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। 12 से लेके 35 तक पार्ट 3 में ये सारे के सारे आर्टिकल्स आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर। तो इन सब आर्टिकल्स को आपने अच्छे से रट्टा मारना है, क्योंकि कोई भी आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कौन सा फंडामेंटल राइट्स उसके रिलेटेड है? ऑप्शंस हैं हमारे आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 24। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो अभी की अभी आप लाइव सेक्शन में बताइए मुझे आंसर इसका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा आर्टिकल 24। तो बात इसके साथ साथ हम ये भी करेंगे, आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। इसमें भी अबॉलिशन आता है, लेकिन अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। क्या आता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये आपको आर्टिकल 18 में आता है। अब आर्टिकल 19 में टोटल 6 आते हैं जो कि आपको फ्रीडम्स दी गई हैं। तो इस आर्टिकल में आपको जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें आपकी बात करें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, freedom to assemble peacefully, freedom to form association, freedom to move freely, freedom to reside and settle in any part of India, and freedom to practice any profession or any occupation, trade or business। ये सारे के सारे आपके आर्टिकल 19 में आते हैं। तो अभी तक मैंने आपको देखो कितने सारे आर्टिकल्स लर्न करा दिए हैं साथ के साथ। तो इससे आपकी क्या हो रही है? रिवीजन हो रही है। इसमें अनटचेबिलिटी है, लेकिन इसमें जो टाइटल्स है वो आप किसी भी स्टेट से नहीं ले सकते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने पढ़ा पार्ट 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 राइट्स गारंटेड बाय द आर्टिकल 19 कैनॉट बी सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। जो 6 राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं अंडर आर्टिकल 19, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता। किस ग्राउंड पे? अगर वॉर चल रही हो, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर आर्म्ड रिबिलियन हो। कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें ये 6 राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है? इसमें जो है, अगर आपके जो आर्टिकल 19 के अंडर आपको फ्रीडम दी गई है उनको सस्पेंड किया जाता है अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन हो। ठीक है, अगर लड़ाई हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो तो इसे हम सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन अगर आर्म्ड रिबिलियन हो हमारे देश में तो उसमें ये सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ। कौन सा आर्टिकल जो है डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है इस बेसिस पे? रिलीजन, ये अभी हमने किया था, इसका आंसर था आर्टिकल नंबर 15। तो ये भी आपने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन। ऑप्शंस देखते हैं हम। मैं देखती हूँ कि ये क्वेश्चन किस किस को आता है, अभी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर जिसको ये जो है अगर क्वेश्चन आता होगा तो उसको जो है मैं ये समझूंगी कि उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, ऑप्शन है इसकी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 18। तो कौन सा इसमें फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल है? तो ये सेम अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 15, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ पे, तो ये आर्टिकल 15 के अंडर है और ये सिर्फ हमारे इंडियन सिटीज़न के लिए ही अवेलेबल है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट ये पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज़ अवेलेबल बोथ फॉर इंडियन सिटीज़न एंड फॉर फॉरेनर्स। ये कौन सा ऐसा राइट है जो इंडियन सिटीज़न और फॉरेनर्स दोनों के लिए अवेलेबल है? ऑप्शंस देखते हैं, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 28 या फिर आर्टिकल, ओहो आपको मैंने आंसर ही दिखा दिया। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको ये आंसर आता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 28। ये दोनों हमारे इंडियन सिटीजन्स और फॉरेनर्स उनके लिए है। बट हमने 16 शायद नहीं पढ़ा तो इसका भी मैं बता देती हूँ, इक्वालिटी ऑफ
अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आप फॉर्म भरने हो तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है, इसका आंसर है आर्टिकल 28, इंडियन और फॉरेनर्स दोनों के लिए है। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी है। आर्टिकल 28 जो है इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करता है, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनकी। और अगर बात करें जो इंडियन सिटीज़न को मिलते हैं आर्टिकल, वो है 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है। तो अभी जिसमें हमने ये सारे के सारी चीज़ें पढ़ी हैं, 15 मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेशन वाला, 16 क्या था एम्प्लॉयमेंट वाला, 19 क्या था जिसमें आपको 6 फ्रीडम मिली थी, जो कि सिर्फ आर्म्ड रेबिलियन के टाइम पे ही सस्पेंड नहीं हो सकती है, लेकिन वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन पे ये सस्पेंड हो जाता है। अब 29 और 30 आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 29 जो है, ये जो हमारे माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 29। तो बचा अभी हमारा आर्टिकल 13। तो इसमें जितने भी जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये राइट मिलता है कि वो अपने एजुकेशनल जो होते हैं ना इंस्टीट्यूशंस, उनको बना सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ा। अब आपको मैं एक चीज़ दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। टोटल हमारे अवेलेबल ओरिजिनली हमें 7 मिले थे। कितने मिले थे? 7। अभी कितने बचे हुए हैं? अभी टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। सबसे पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी, फिर है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, फिर है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। पहले है इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, 3 हो गए। फिर सेकंड नंबर पे भी फ्रीडम है और फोर्थ नंबर पे है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 4 हो गए। EEFF, फर्स्ट और थर्ड पे है EE और सेकंड और फोर्थ पे है FF, फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सेकंड है फ्रीडम, फोर्थ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और जो हमारा फिफ्थ है वो है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और सिक्स्थ है हमारा राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो अंडर जो है हमारा ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। कौन से आर्टिकल के अंडर? 226 आर्टिकल के अंडर आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो आर्टिकल 32 के अंडर आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच करता है, अगर कोई स्टेट हो या फिर सिटीज़न हो, तो आप जा सकते हो इसके लिए जुडिशरी के पास, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो ये रहे थे हमारे मतलब फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिनली मैंने आपको बताया 7 थे टोटल फंडामेंटल राइट्स। तो जिसमें था हमारा एक राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अभी इसमें इसके लिए जो हमारी 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1978, ये इम्पॉर्टेंट है। 1978 जो है ये हमारी हुई थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके अंडर ये अभी लीगल राइट बन चुका है। क्या? राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अब लीगल आर्टिकल बन चुका है ये अंडर आर्टिकल 300A के अंडर, अब ये लीगल आर्टिकल बन चुका है, लेकिन पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट था, ठीक है। कौन से आर्टिकल के अंडर था ये? आर्टिकल 31 के अंडर ये हमारा फंडामेंटल राइट था। और लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद इसका स्टेटस हो गया लीगल राइट। कौन से आर्टिकल के अंडर? अंडर आर्टिकल 300A। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पहले 31 आर्टिकल के अंडर था, अब ये 300A के अंडर। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। तो ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए पता होना चाहिए। और टोटल मैंने आपको बताया था 12 से लेके 35 तक टोटल आर्टिकल्स हैं, तो काफ़ी इजी हैं। आप इनको एक बार पढ़िए तो दूसरी बार फिर एक दो तीन दिन के बाद पढ़िए तो आपको याद हो जाएंगे। ये काफ़ी इजी हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ ओरिजिनेट। तो कहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ओरिजिन हुआ था? तो हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस इसके देखेंगे हम, ब्रिटिश, द USA, जापान या फिर फ्रांस। तो ये इक्वालिटी की बात वही कर रहे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन इक्वालिटीज़ रखी थी हमारे इंडिया में, जब हम इनके डोमिनियन में थे।
ठीक है। जब हम ब्रिटिश इंडिया में थे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, हमें लूटा है, तो वो है हमारा ब्रिटेन, ठीक है, यूरोपियंस। तो इन्होंने बात की थी इक्वालिटी बिफोर लॉ की, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑड है, तो इसी वजह से आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी। ऑड है ना ब्रिटेन वाला, ब्रिटेन से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें क्या होता है कि कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। हम उनके वो नहीं देखेंगे कि उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसकी मतलब कितना पैसा है उनके पास, ठीक है, कितनी कौन सी पोजीशन पे है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन एंड फंडामेंटल राइट्स हमने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट MCQs कर लिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्वेश्चन है कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ऑप्शंस देखते हैं हम, पार्ट 3, पार्ट 4 ए या फिर पार्ट 4 बी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पार्ट 4 ए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, मैं आपको बता रही हूँ। 15-20 तक आपको इजी क्वेश्चन होंगे, 5-6 क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी टफ होंगे, और वो आपको अगर नहीं आते हैं तो उसको टच भी नहीं करना, मैं आपको सीधा बता रही हूँ, क्योंकि इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी। और अगर जो इजी क्वेश्चन है वो आप सारे कर लोगे ना, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसी वजह से ईजी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। तो अगर बात करें हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पार्ट 4 ए के अंडर आता है, कौन से आर्टिकल है ये, 51A। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों स्टार मार्क करना है आपने। आर्टिकल 51 के अंडर पार्ट 4A में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं। कब किसने बताई गई थी और कैसी एडेड हुई हैं ये। रिकमेंडेशन आई थी हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी 1976, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशन का। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी, तो उसमें ये ऐड हुई है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो ये जस्टिशिएबल हैं, यानी कि हमें अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट। लेकिन अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हम बात करते हैं तो ये जस्टिशिएबल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं कि आपको किस तरह से अपनी स्टेट में रहना चाहिए, ठीक है, आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं वो आपको करनी चाहिए। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी हमारी जो स्टेट है उसमें सोशल हो या फिर इकोनॉमिक हो या फिर पॉलिटिकल जस्टिस हमारी स्टेट में होनी चाहिए, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट था। यानी कि वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। एक सेकेंड, ओके, ये एक सेकेंड, ये थोड़ा हो गया। आपको मैं बता दूं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारी जो इंडियन सिटीजन से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। जो भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, नेशनल सिंबल्स के लिए आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको आपको प्रिजर्व करके चलना है, और जितनी भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। ये आपकी मेन ड्यूटीज़ हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। क्या क्या है मैं आपको बता दूं, नेशनल सिंबल को रिस्पेक्ट देनी है, जो हमारा इंडियन फ्लैग अगर बात करें, और हमारा जो कल्चर को प्रिजर्व करना है, और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं हमारी उनको आपको प्रोटेक्ट करना है। तो ये मतलब ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई कोर्ट वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट ये आपको बताई गई हैं, आपको आर्टिकल 51A के अंडर बताई गई हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल आप देख सकते हो अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये आपको बताई गई हैं। तो एक बार इसको देख लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा तो, जिसमें रिस्पेक्ट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल फ्लैग की या एंथम की, ठीक है, ये ड्यूटी नंबर 1। फिर सेकंड है जो भी हमारे नेशनल स्ट्रगल, हमारे नेशनल लीडर्स जो थे पहले, फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने स्ट्रगल करा, जिसके लिए हमें इंडिपेंडेंस मिली, फ्रीडम मिली, तो उससे हमने इंस्पायर होना, इंस्पिरेशन लेनी है। हमारी जो देश की जो इंटीग्रिटी है, सुवर्निटी है और यूनिटी है, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो हम अभी मतलब उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उससे हमारी कंट्री को, ठीक है, यूनिटी बना के रखनी है, सबने एक साथ मिलके रहना है, ठीक
ठीक है। उसके अलावा हमारी जो कंट्री को जब भी ज़रूरत हो उसे डिफेंड करना है। ब्रदरहुड सभी लोगों में आपको क्या करना है, प्रमोट करना है भाईचारा। और जितना भी हमारा नेशनल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना है, जितना भी कल्चर है। और हमारा जो इन्वायरमेंट है जैसे लेक्स, रिवर्स, इनको प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव भी करना है। साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट को डेवलप करना है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव बचाना है। और इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ भी आपको जाना है। और एजुकेशनल जो बच्चों को मिलती है 6 से 14 साल के लिए, ये आपको प्रोवाइड करनी है। ये इसमें आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बताया गया है। और पार्ट 4 ए में आता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से आई थी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा लेक्चर। तो अगर अभी तक देख रहे हो तो आप बहुत अच्छी सी तैयारी आपकी चल रही है और काफ़ी सीरियस हो। मैं आपको ये बोलूँगी कि लेक्चर कंप्लीट होने के बाद अपने जो है कमेंट्स ज़रूर बताइए। नेक्स्ट लेक्चर कौन सी क्लास आपको लेनी है वो आप बता सकते हो। तो ये कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से अमेंडमेंट से आई हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था ना तब नहीं थी ये, फिर इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट आई थी, उसके बाद ये ऐड हुई थी। अभी मैंने इसके बारे में भी बताया, आई होप आपने सुना होगा। 41 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd, 43rd या 44th। तो इसका राइट आंसर है 42nd। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद आया था। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ उन्होंने बोली थी, सजेस्ट करी थी, रिकमेंड करी थी? ऑप्शंस हैं 8, 9, 10 या फिर 11। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा 8। स्वर्ण सिंह कमेटी ने टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो सजेस्ट करी थी। अभी कितनी है? 11। नेक्स्ट है, How many fundamental duties were added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976? तो इसमें आपको बताना है, ऑप्शन है 8, 9, 10 या फिर 11। हालांकि आपको 8 उन्होंने सजेस्ट करी थी, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी के अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, लेकिन ऐड कितनी हुई थी? 10। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, Which of the following fundamental duties added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002? तो 2002 में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी? 86। तो इसमें कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था? ऑप्शन है ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ड्यूटी टू वोट, ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। तो ये आई थी हमारी 11th ड्यूटी। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था 10 ऐड हुई थी ना, फिर 11th आई थी हमारी। कब आई थी? 2002 में ये रिकमेंडेशन जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, तो उसमें ये ऐड हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। ठीक है, तो टोटल होगी अभी हमारी 11। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो पढ़ाई कर सके, एजुकेशन उनको मिल सके, 6 से 14 साल के बीच में जो बच्चे हैं। नेक्स्ट है, वर्मा कमेटी 1999 इज रिलेटेड टू। तो ये किसके रिलेटेड है? ऑप्शंस है फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ऑप्शंस है, इसका भी राइट आंसर है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अभी हम ये पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने जो है हमें वर्मा कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि इसके अलावा, क्योंकि क्या हुआ था कि 2012 में जो दिल्ली में गैंगरेप हुआ था, ठीक है, उसको रिव्यू करने के लिए जस्टिस JS वर्मा की जो कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, तो इसमें इन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन दी थी। तो ये किसके रिलेटेड है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड है, यानी कि जो भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है किसी के भी अगेंस्ट, ठीक है, और जो भी क्रिमिनल लॉ है ये इसके रिलेटेड थी ये वर्मा कमेटी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जस्ट ऐसे ही है। लीगल प्रोविजन इन्होंने कुछ बताए थे फंडामेंटल राइट्स के, तो इसमें ऐसे ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच लैंग्वेज वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन? जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो कौन सी लैंग्वेज में बना था? इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको। तो ऑप्शन देखेंगे हम, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या फिर उर्दू। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है इसका आंसर है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट है हमारे आज का जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको देती हूँ होमवर्क।
तो ये आपने मुझे बताना है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा और आज आपका कितना स्कोर रहा है 20 आउट ऑफ 20 वो बताना है। और ये आपको होमवर्क क्वेश्चन में इसका आंसर ज़रूर देना है अगर आपने क्लास पूरी देखी हो। अगर आपको क्लास से 1% भी बेनिफिट मिला हो तो इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको हमारी जो है मेहनत किस तरह से लग रही है और आपको कौन कौन से लेक्चर्स चाहिए टॉपिक्स पे, ताकि हम और अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए आपके एग्ज़ाम तक आपके हर एक टॉपिक की अच्छे से रिविज़न करा सके। तो अभी जो हमारी क्लास ख़त्म होगी इसके बाद आपने 4 बजे फिर जुड़ना है, जिसमें आपको कंप्यूटर के जो है इम्पॉर्टेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ, तो वो क्लास भी आपने ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो ये था लेक्चर हमारा आज का। और इसी तरह से डेली डेली आप हमारे लाइव एमसीक्यू क्लास मेरे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।